भरत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने रुचि दिखाई है इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स को अटेंड करने के लिए। और ये सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे। अराउंड 30 लेक्चर्स हैं इस सीरीज में। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसमें इंडियन फिलॉसफी, इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट, आर्किटेक्चर, सब विषयों को ब्रीफली इंट्रोडक्टरी लेवल पे कवर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं आपका एक छोटा सा परिचय कर दूं, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा होगा और हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो तो और भी ज्यादा गहरे हैं और बड़े हैं। बहुत तो मैं रखिए। हाँ, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हमने सबके साथ पोस्टर में शेयर किया है। और तो भरत जी अभी करंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है IGNCA, उसके ट्रस्टी हैं एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि IGNCA प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए। इट हैज ह्यूज सेटअप इन न्यू दिल्ली और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और मैं ये कहूंगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कभी दिल्ली जाना हो तो IGNCA को जरूर विजिट करें। और आप उसकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर इंडियन कल्चर को आपको पर्टिकुलरली आर्ट की दृष्टि से समझना है तो IGNCA इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू मस्ट विजिट। तो भरत जी उसके ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। साथ के साथ जैसा हमने जाना कि ये कल्चरल एनालिस्ट भी हैं, सितार एंड सुबहार के प्लेयर भी हैं। तो ही इज नॉट ओनली थ्योरिस्ट, ही इज प्रैक्टिशनर ऑल्सो। एंड हालांकि मुझे भी कभी मौका नहीं मिला सुनने का, सो मे बी इन फ्यूचर वी विल इनवाइट यू सर फॉर सम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम ऑल्सो टू हियर दैट। और थिएटर थ्योरिस्ट हैं। और इंडियन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत सारी विधाओं की विशेषज्ञ हैं, बहुत ही गहराई से उस विषय को समझते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत भी करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर भी हैं। मतलब जितनी बार पर्सनली सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के लिए जितनी बार भी इंटरेक्शन हुआ, हमें बहुत गहराई से भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का मौका मिला और बहुत ही विविध विषयों में जानने का मौका मिला। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं भरत जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का व्याख्यान जो है, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, श्रृंगार। और जिसमें हमने जैसा लिखा है कि इंडिक व्यू ऑफ मोरालिटी भी है, सेक्सुअलिटी भी है और एस्थेटिक्स है। जिसमें पहली बार तो पढ़ने को लगता है कि ये विषय तीनों कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं साथ में। कई बार तो ये विषय तीनों अपोजिट दिशाओं के लगते हैं। और पर यही इंडियन नॉलेज सिस्टम की ब्यूटी है कि आप कभी एक विषय में एंटर होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे विषय में एंटर कर जाते हैं और वो डीपली इंटरकनेक्टेड है। बट ये कोई भारतीय ज्ञान परंपरा का विशेषज्ञ ही हमें बता सकता है कि वो कैसे कनेक्टेड है। तो आज भरत जी हमारे साथ उपस्थित हैं जो कि इस विषय पे हमको इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं कहूँ कि कम से कम हमारा मार्गदर्शन इस विषय पे करेंगे। सो भरत जी, आपका स्वागत है और आप इस व्याख्यान को आप शुरू करें प्लीज। श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोगों के बीच में और विशेषकर राम शर्मा जी के साथ आप लोगों के बीच में इस विषय के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो देखिए, ये विषय जो हमने रखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ दूं एक टाइटल जिससे क्लैरिटी भी हो जाए और आप लोग इसे समझ भी लें। विषय है श्रृंगार और चर्चा श्रृंगार के ऊपर जो होगी
वो 3 चीजों के बारे में होगी, सेक्सुअलिटी, मोरालिटी एंड एस्थेटिक्स। तो सेक्सुअलिटी, मोरालिटी और एस्थेटिक्स, इन तीनों के हिसाब से श्रृंगार क्या होता है, इसके ऊपर हम अब चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये श्रृंगार शब्द जो है, सामान्यतः तो लोग समझते हैं कि इसका अर्थ होता है सजावट, बिंदी लगा ली, बाल बना लिए, अच्छे से कपड़े पहन लिए, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न और व्हाटएवर, तो वो आपका श्रृंगार है। ये एक सामान्य सजावट से लोग इसको जोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में श्रृंगार का एक बहुत व्यापक अर्थ है, और व्यापक अर्थ ये है कि ये किसी न किसी प्रकार से काम के साथ या इरोटिसिज्म के साथ जुड़ा है। यानी मनुष्य के, स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक आकर्षण होता है और जो रति की इच्छा होती है, वो श्रृंगार है। तो इसको हम कहेंगे, अंग्रेजी में इसको लोग सेक्स कहते हैं या सेक्सुअलिटी कहते हैं या सेक्सुअल डिजायर कहते हैं। तो इसका ये एक पक्ष हुआ जो कि एक फिजिकल पक्ष है, यानी शारीरिक, जो हार्मोनल रीजन से जो किसी प्रकार की एक वृद्धि होती है। और दूसरी चीज है कि हम सब समाज में रहते हैं, तो जो भी हम क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, वो केवल पर्सनल नहीं होती या केवल 2 लोगों के बीच में नहीं होती, वो एक समाज में होती है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल एकांत में सारा जीवन नहीं लगाता, कुछ चीजें तो कर लेता है, लेकिन जीवन में निरंतर जो भी वो करता है वो दूसरों के सामने करता है, और दूसरों के लिए उसका एक अर्थ होता है या अनर्थ होता है। तो श्रृंगार के साथ सेक्सुअलिटी हुई। फिर जब समाज के पक्ष को देखते हैं तो उसको हम मोरालिटी कहते हैं। तो सेक्सुअलिटी और मोरालिटी के साथ साथ ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये करी कैसे जा रही हैं? इसमें कुछ नफासत है, इसमें कुछ जायका है, इसमें कुछ रस है, इसमें कुछ सौंदर्य है, ये है या नहीं है? क्या हम वैसे ही सारा काम कर रहे हैं जैसे पशु करते हैं? सेक्स तो पशु भी करते हैं, संभोग तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जितने भी जीव हैं। तो क्या हम में, यानी मनुष्य जाति में और मनुष्यों में और दूसरे प्राणियों में क्या अंतर है, और अगर अंतर है तो किस प्रकार का है? तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जो क्रिया है, जो स्त्री पुरुष के बीच का संबंध है, उसमें सौंदर्य क्या है, उसमें खूबसूरती क्या है, उसमें कोमलता क्या है, उसमें रस क्या है? तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब हम भारतीय परंपरा में उसको श्रृंगार कहते हैं। अब मैं आपको कुछ भारतीय मान्यताओं की ओर ले चलता हूं। वैसे आप जानते होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन मैं स्पष्ट रूप में दोबारा आपके सामने रखता हूं। भारतवर्ष में बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारी सोच विचार की पद्धतियां हैं, लेकिन सबके सब कुछ चीजों के ऊपर एक मत रखती है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसके बारे में भारत में काफी कुछ एक मत है। हम क्यों जीते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम क्या करेंगे, कैसे अपना समय गुजारेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा। तो इसके बारे में एक पुराना शब्द है जिसका अक्सर प्रयोग होता है संस्कृत और बहुत सारी भारतीय आधुनिक भाषाओं तक में, और वो शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब द पर्पस ऑफ योर एक्टिविटी। आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। तो पुरुषार्थ का मतलब केवल पुरुष के लिए नहीं, वो स्त्रियार्थ भी है। यानी बच्चा करे, बड़ा करे, स्त्री करे,
पुरुष करे, नपुंसक करे, होमो इरोटिक करे, तो हमारा लक्ष्य क्या है वो 4 प्रकार से बताया गया कि भारतवर्ष में सब लोगों ने लगभग हजारों साल से ही ये माना कि जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं। और वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है कि हमें ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए हितकारी हो, और ऐसे नियमों का पालन करना है जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी डिटेल्स तो बहुत होती हैं, लेकिन मुख्य तौर से यही धर्म है। और इस समय मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये भी धर्म है। अगर लिखा है पुराने जमाने की कोई बात कि राजा दशरथ के कहने पर राम तुरंत अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए चले गए, तो ऐसा नहीं है कि राम का जो धर्म था आज से हजारों साल पहले वो मेरा ही धर्म होगा ऐसी स्थिति में। तो धर्म है कि मुझे इस समय क्या करना है, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और मैं कैसे उसको निभाता हूँ, दूसरों के लिए भी क्या अच्छा होगा, और देश और काल और समय और मौके को देखकर मुझे क्या चुनाव करना है। एक चुनाव करना है, दूसरा चुनाव करना है। मुख्य तौर पर यह धर्म है। इसके अतिरिक्त फिर दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का मतलब मैं धन का उपार्जन करूंगा, समाज में मैं उस तरह से चीजों को संग्रहित करूंगा, इकट्ठा करूंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपना परिवार बनाऊंगा जो जायज हो। यानी अर्थ ऐसा हो जो शुद्ध। शुद्ध का मतलब केवल इतना होता है जिसमें मैंने दूसरों को तकलीफ नहीं दी। तो मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैंने इस बुद्धि से काम किया कि मुझे मरीज को फायदा पहुंचाना है, मरीज को लाभ होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। हाँ, मुझे धन भी मिलेगा, लेकिन मरीज की तकलीफ को बढ़ाकर धन कमाना, ये फिर अशुद्ध अर्थ हो गया, ये करप्शन हो गया। तो संबंध के लिए सामाजिक हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। तो धर्म हुआ, अर्थ हुआ, और फिर काम। काम का अर्थ होता है डिजायर, डिजायर ऑफ ऑल काइंड्स। यानी मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, ये भी एक डिजायर है। मैं संत बनूं, मैं सन्यासी बनूं, कवि बनूं, मैं पेंटर बनूं, मैं राजा बनूं, ये सब डिजायर हैं। छोटी छोटी डिजायर भी हैं कि आज खाना चाइनीज खाता हूं, आज मैं कुछ और करता हूं। तो जितनी भी मनुष्य की इच्छाएं हैं वो सब डिजायर है। और कुछ ऐसी डिजायर होती हैं जो कि बहुत प्रबल होती हैं, हर स्त्री पुरुष में होती हैं, और हमेशा रहती हैं विद्यमान। तो उनमें सबसे प्रमुख है जिसको हम सेक्सुअल डिजायर या जिसको हम रति या वासना कहते हैं। तो काम का अर्थ ये हुआ, धर्म, अर्थ, काम। और मोक्ष का अर्थ ये है कि हम ये सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अतृप्ति रहती है। हमको लगता है कि ये सब हमने किया, हम करेंगे और हम चाहते हैं, लेकिन इसमें कमी है। ये सब चीजें मुझे मिल भी जाती हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, मुझे संपूर्ण आनंद नहीं आया, मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तो ये जितनी वस्तुएं हैं संसार में, जितनी इच्छाएं हैं, उनकी पूरी होने पर ये अतृप्ति निरंतर बनी रहती है। हर चीज में, हर क्षेत्र में। विद्वान है तो उसको विद्या की अतृप्ति है, अगर कामी है तो उसको अन्य स्त्रियों की अतृप्ति के भोग की अतृप्ति है, राजा है तो वो चाहेगा कि मैं चांद और सूरज का भी कब्जा करके उसके ऊपर भी राज कर लूं। तो ये अतृप्ति की इच्छा, अतृप्ति का आभास जब समाप्त हो जाए, जब हम इस अतृप्ति से मुक्त हो जाएं, तब इसको मोक्ष कहते हैं, फुल कंटेंटमेंट। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। और जो कुछ मनुष्य करता है भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शनों के हिसाब से,
ये चार हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे वैदिक हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे आधुनिक हो, उनके लिए भारत में ये रहे हैं। हाँ, भारत में एक वर्ग था जिसको हम जाबालिक या नास्तिक कहते थे। नास्तिक न कह के, बल्कि नास्तिक का अर्थ एक अलग था, जिनको हम चारवाक कहते थे, देहवादी कहते थे। उनका लक्ष्य ये चार पुरुषार्थ नहीं था। उनका लक्ष्य था कि शरीर की संतुष्टि करो, इंद्रियों का आनंद लो, जो स्पर्श रूप रस गंध का मजा है उसको जितना ले सकते हो लो, जब तक जिंदा हो, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, और यही अंत है जीवन का, इसी में सब समाप्त हो जाते हैं। तो धर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उनके लिए प्रमुख नहीं था। तो भारत का ये दर्शन रहा। अब इसमें आप सेक्सुअलिटी को देखिए। मैंने आपके सामने जो इतनी लंबी ये भूमिका बांधी, तो इस भूमिका को बांधने का प्रयोजन ये था कि जो भी एक्टिविटी मनुष्य करता है, दूसरों के साथ मिलकर करता है, तो वो इस तरह से करेगा कि उसमें संघर्ष ना हो, उसमें टकराहट ना हो। क्योंकि टकराहट होगी तो फिर द्वेष होगा, संघर्ष होगा, और जो आप चाहते हैं वो संतुष्टि के साथ होगा नहीं। तो सेक्सुअल डिजायर या श्रृंगार, क्योंकि मैं सेक्सुअल डिजायर या सेक्स शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, मुझको वो शब्द थोड़ा हल्का लगता है, और मॉडर्निटी में उसका प्रयोग होता बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि वो केवल शारीरिक संतुष्टि की तरफ ही झुक कर रह जाता है, और उसी को लोग प्रमुख समझ लेते हैं, और शायद वही सबसे बड़ा खतरा है। तो श्रृंगार को जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष पे देखेंगे, तो भारत में क्या सोचा गया है श्रृंगार के बारे में। अब यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत में ये कहा गया है कि श्रृंगार चार प्रकार से हमको समझना है, और इसकी चार अवस्थाएं हैं, या इसके अंग्रेजी में कहें तो चार एक्सप्रेशंस। तो वो चार एक्सप्रेशन क्या हैं, या उसके चार लेवल क्या है, तो इसको थोड़ा समझिए। पहला लेवल है शारीरिक। शारीरिक का मतलब सेक्सुअल डिजायर एट द लेवल ऑफ द बॉडी, कि शरीर एक अवस्था में आता है, 11-12 साल की उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और सेक्सुअल डिजायर होती है, और जब तक मनुष्य रहता है, जिंदा, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें वो सेक्सुअल डिजायर रहती है। प्रकृति के लिए उसका एक ही मतलब होता है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। लेकिन हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, उसका एक ही मतलब नहीं होता। उसका हमारे लिए मतलब ये होता है कि हम ऑपोजिट सेक्स के साथ निरंतर जुड़ें। तो अब ये निरंतर जुड़ना या बार बार जुड़ना, ये जो डिजायर है, फिर ये कैसे कैसे प्रकट होती है, उसकी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। तो पहली बात तो बताई एट फिजिकल लेवल, शारीरिक स्तर पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या मिलना है वो। और आप लोगों ने कामशास्त्र और कामसूत्र का नाम सुना होगा, और कामसूत्र में तो वैसे बहुत कुछ लिखा है। आप मेरे वीडियोस, घंटों के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे कामशास्त्र पर देख सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं कि कामसूत्र का अर्थ है कि कुछ सेक्सुअल पोस्चर्स जिसमें बहुत आनंद मिलता है। तो ये तो एक बात है एट द लेवल ऑफ बॉडीली इंडल्जेंस, ये तो सेक्सुअलिटी है। अब भारत में जो दृष्टि है वो ये है कि सेक्स नेचुरल है, सेक्स किसी भी तरह से अप्राकृतिक या ऐसा नहीं है कि हमें उसके बारे में कोई गिल्ट या अपराध बोध या ग्लानि हो। अब क्रिश्चियनिटी को अगर आप देखें और आप बाइबल पढ़ें, तो बाइबल के अंदर शुरू में ही है कि
जब आदम और हौवा गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, तो उनको बताया गया था कि फलाना फल मत खाना। उन्होंने खा लिया और उस फल को खाते ही उनके अंदर बहुत भयंकर सेक्सुअल डिजायर प्रकट हुई और उन्होंने आपस में संभोग किया। तो भगवान ने, यानी ईसाइयों के भगवान जो फादर कहलाते हैं, पातेरास, उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, तुमने डिसोबीडियंस की, लिहाजा मैं तुम्हें शाप देता हूँ, गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल देता हूँ। और सेक्स जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिससे प्रजनन तो होगा, लेकिन औरतों को बहुत पीड़ा होगी प्रजनन में। और सेक्स जो है वो हमेशा से डिसोबीडियंस के साथ जुड़ गया, यानी ईश्वर के विपरीत हो गया। तो ईसाई मत में इस प्रकार से एक बहुत भयंकर गिल्ट सेक्स के बारे में रहा और इसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि सेक्स के बारे में गिल्ट भारत के दर्शनों में बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ ऐसे भारतीय महापुरुष जरूर हुए हैं जिन्होंने निरंतर सेक्स का बहिष्कार करने की बात की है, या उसको बुरा समझा है, या ये कहा है कि इसका आनंद लेना ठीक नहीं है। और पिछली शताब्दी में एक महापुरुष जो राष्ट्रपिता भी हम जिनको कहते हैं, वो मोहनदास करमचंद गांधी हुए। तो गांधी की दृष्टि लगभग ऐसी ही बन गई थी और वो दृष्टि ईसाइयों के प्रभाव में बनी थी। तो ये चीज मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई कि भारत के अंदर ये माना गया है कि ये स्वाभाविक है, ये काम है, धर्म अर्थ काम में ये एक प्रयोजन है। इसको किसी भी तरह से गलत सोचना ये एक बहुत बड़ी भूल है। तो पहली बात हुई सेक्स की एट द फिजिकल लेवल। लेकिन जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मनुष्य समाज के बीच में रहता है, मनुष्य दूसरों से जुड़ा है। तो ये जो हमारी डिजायर है, इसकी संतुष्टि होगी तो ये कैसे होगी? क्या सिर्फ हमारी इच्छा से होगी? क्या ऐसे होगी कि हम सेक्सुअलिटी में जब चाहे तब इंडल्ज कर लेंगे? तो फिर समस्या होगी, फिर तो समाज में दूसरे लोगों के साथ संघर्ष होगा, उसके साथ टकराव होगा। ये टकराव पशुओं में तो नहीं होता है, क्योंकि पशु जो हैं वो केवल एक सर्टेन पीरियड या ऋतु या सीजन में ही सेक्सुअल इंडल्जेंस करते हैं, और मनुष्यों के लिए कोई ऋतु नहीं होती। तो मनुष्यों को फिर ये देखना पड़ेगा कि समाज में सेक्सुअलिटी के या सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के नियम क्या होंगे। तो अब हम दूसरे लेवल पर आते हैं, फिजिकल लेवल से हम आते हैं मोरालिटी जिसको कहेंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि आपके सेक्सुअल रिलेशंस के नॉर्म्स क्या होंगे। और वहाँ इस मोरालिटी में लॉज ऑफ मैरिज आते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज आती हैं, किस तरह से शादी होगी, कब होगी, किससे होगी, कैसे संबंध बनेंगे। तो ये दूसरा लेवल है कि सेक्सुअल इंडल्जेंस होगी और वो अच्छी चीज है, वो प्रजनन के लिए अच्छी है, वो प्रजा यानी बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी है। आप नहीं करेंगे पैदा तो मानव जाति का अंत हो जाएगा, और साथ में उसका रति का सुख या सेक्सुअल प्लेजर भी है। अब फिर ये सवाल उठता है कि हमने मैरिज लॉज बना दिए और अलग अलग देशों में, अलग अलग देश के हिस्सों में बहुत प्रकार के लॉज रहे हैं। आज हमारा वो विषय नहीं है कि कौन से लॉ अच्छे होते हैं या कौन से बुरे होते हैं, क्योंकि आज हम श्रृंगार के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअलिटी या काम वासना की पूर्ति विवाह के भीतर हो, ये एक सामाजिक नियम है और ये समाज के संबंध के भीतर है।
अब इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसका इतिहास भारतवर्ष में भी है और भारतवर्ष के बाहर भी है। आज हम भारतवर्ष के भीतर की बात करेंगे। प्राचीन काल में, यानी लगभग 1000 साल से पहले, भारतवर्ष के अंदर सेक्सुअल इंडल्जेंस के लिए दो व्यवस्थाएं थी। एक तो विद इन मैरिज और एक आउटसाइड मैरिज। एक विवाह के भीतर और एक विवाह के बाहर। तो विवाह के बाहर जो व्यवस्था थी वो ये थी कि प्राचीन काल में कोर्टिजन, वेश्या और वेश्या का स्थान ये गलत, गंदा, अपवित्र नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पुरुष जा सकते हैं और पुरुष जाकर अपना समय बिता सकते हैं, और जिनके पास धन है, जो ढंग से रह सकते हैं, नियमित तौर पे वहाँ एक संयमित तौर पे वहाँ जा सकते हैं, उनको जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पत्नी के अतिरिक्त, विवाह के अतिरिक्त, और प्राचीन काल में भारत में एक से अधिक पत्नी भी रखते थे, कुछ वो अलाउड थी। तो पत्नी या कुल वधू के अतिरिक्त वारी वधू या कोर्टिजन के साथ भी संबंध बनाना ये बुरा नहीं माना गया था। ये एक सामाजिक व्यवस्था थी। आज के भारत में ये चीज नहीं है, वर्जित है, हमारी मोरालिटी के बाहर है, हमारी जानकारी के भी बाहर हो गई है। तो इसलिए बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं हमारे इतिहास के बारे में। तो आपको मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि एक हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो पहला शारीरिक स्तर जो मैंने बताया आपको, दूसरा सामाजिक संबंधों का स्तर जिसमें विवाह और विवाह के अतिरिक्त एक प्रकार की सेक्सुअलिटी की जगह थी। अब एक तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर ये है कि हम अपने शरीर की इच्छा को आनंद के साथ पूरा तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम एक कनेक्शन बनाएंगे कला का। सेक्सुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एक विद्या से, एक कला से, एक खूबसूरती से एसोसिएटेड होगी। वो केवल शारीरिक इच्छा से ही नहीं होगी, वो उससे अधिक होगी। समझने की बात यह है कि जब आप इस इच्छा की पूर्ति करेंगे तो आपके चारों तरफ का जो वातावरण होगा वो भी किसी न किसी प्रकार से सौंदर्य युक्त होगा। अब मैं यहाँ सौंदर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, एस्थेटिक की बात कर रहा हूँ, रस की बात कर रहा हूँ। तो सेक्स को आप आर्ट के साथ एसोसिएट करेंगे। सेक्स को आर्ट के साथ आप, जिसको हम कहेंगे एडोर्न, एम्बेलिश, मंडित, परिष्कृत करेंगे। और जब तक वो आप नहीं करेंगे तब तक ये माना जाएगा कि आप उजड़ हैं। इसीलिए कहा गया था ना कि साहित्य संगीत कला विहीन, कि जो साहित्य और संगीत इत्यादि कलाओं से विहीन है वो साक्षात पशु है, जिसके पूंछ नहीं है और जिसके सींग नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये था कि सेक्सुअल डिजायर जो है उसका कहीं ना कहीं, या बल्कि कहीं ना कहीं छोड़िए, उसका पूरी तरह से संबंध होगा कला से। अब आप सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों माना गया, ऐसा अच्छा क्यों कहा गया, इसको एक सामाजिक आइडियल क्यों रखा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसका कला से संबंध रखिए। उसका बड़ा स्पष्ट उत्तर मैं आपको देता हूं। किस लिए रखा गया? इसलिए रखा गया कि जो
आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो वो फिर केवल सामाजिक दृष्टि से सही ही ना हो, बल्कि उसके करने का तरीका, उस भोग का आनंद लेने का तरीका ऐसा हो कि वो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता हो, और वो सेक्सुअली मॉरली करेक्ट के अलावा वो इस तरह से किया जाए कि आप उसकी गहराई को समझें। आप ये समझें कि ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये कोई और ऊंची चीज है। अगर मुझे प्रेम है, अगर मेरी सेक्सुअल डिजायर है, तो केवल ये शरीर के संतुष्टि के लिए ही नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसे और भी भाव जुड़े हैं, इसके अंदर कुछ इस प्रकार के अनुभव भी जुड़े हैं जो मुझे शरीर से और शारीरिक संतुष्टि से आगे ले जाता है। तो हम जानते हैं कि कला में एक एस्थेटिक प्लेजर होता है, तो उस एस्थेटिक प्लेजर का हिस्सा जब सेक्सुअलिटी को बना लिया जाता है, तो सेक्सुअलिटी और एस्थेटिक प्लेजर का एक संबंध बन जाता है। और जब आप उसको समझते हैं अच्छी तरह से, जब प्रेम है, तो आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे कि जब उनको इश्क होता है तो वो थोड़ी सी शायरी भी करते हैं, यानी उनके दिमाग में साहित्य भी आता है, उनको कविता लिखने का भी शौक होता है, या उनको गाने का भी इच्छा होती है, या संगीत से भी उनको लगाव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है कि काम की जो इच्छा है, काम की जो वासना है, वो केवल शारीरिक ही नहीं होती। श्रृंगार केवल शारीरिक ही नहीं होता, वो सौंदर्य परक भी होता है। तो वो डिजायर एक तरह से सब्लिमेटेड डिजायर भी होती है, परिष्कृत भी होती है, सात्विक भी होती है, और उसमें कला के अंदर आपको प्रवेश कराने वाली भी हो जाती है। तो ये तीसरा पक्ष जो है श्रृंगार का, ये एस्थेटिक है। अब ये तीन बातें हुई, अब क्या हम इन तीन पर ही रुक जाएंगे? तो पूरी भारतीय परंपरा में अब इन तीन से भी और आगे बढ़ने का, जो इन तीनों से भी और आगे बढ़ने का और आगे निकलने का जो रास्ता है, उसको भक्ति कहा गया है। कि जब श्रृंगार शारीरिक रूप के बाद सामाजिक रूप में भी बंधा रहता है, और सामाजिक रूप में रहते हुए भी जब वो सौंदर्य परक भी हो जाता है, और सौंदर्य परक होने के बाद फिर वो क्या करता है, वो समाज से, अपने पार्टनर से, अपनी देह से ऊपर जो एक सत्ता है, जिसको हम भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, डिवाइन कहेंगे, जिसको हम सर्वव्यापी कहेंगे, कुछ भी हम अलग अलग नाम देंगे, वो उसकी ओर भी हमको ले जाता है। तो जब श्रृंगार एस्थेटिक से इतना सात्विक हो जाता है, तो वो भक्ति की ओर चला जाता है। और जब भक्ति की ओर चला जाता है, तो वही सारी चीजें जिनको हमने श्रृंगार के रूप में देखा था, जिनको हमने अपनी इच्छा पूर्ति के रूप में देखा था, जिनको केवल शारीरिक, केवल सामाजिक या एस्थेटिक रूप में देखा था, वो फिर और ऊंची हो जाती है और वो भक्ति की भूमिका में आ जाती है। तो आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर इसका एक बहुत बड़ा महत्व रखा गया है। तो प्रेम की अवस्था शारीरिक, शारीरिक के बाद सामाजिक, और सामाजिक से आगे बढ़कर कलात्मक, और कलात्मक से भी और आगे बढ़कर वो भक्तिपूर्ण हो जाती है। यानी फिर उसका लक्ष्य केवल शरीर की संतुष्टि नहीं होता, उसका लक्ष्य केवल पत्नी से बच्चे पैदा करना
बच्चों को बड़ा करना, अच्छा सिटीजन बनाना केवल ये नहीं होता, और उसका लक्ष्य जो है वो और बड़ा हो जाता है। उसका लक्ष्य हो जाता है ईश्वर की ओर ले जाना। तो कला किस तरह से ईश्वर की ओर ले जाती है? निस्संदेह कला ईश्वर की ओर ले जाती है हमको। उसको इस रास्ते पर बढ़ाने वाली जो शक्ति और ऊर्जा होती है वो भी श्रृंगार है। तो अब देखिए, मैंने आपको श्रृंगार की ये 4 अवस्थाएं कहें आप, या 4 भूमिकाएं कहें, ये बताई। और भारतीय दृष्टि में ये 4 भूमिकाएं बड़े व्यापक रूप से रही हैं, और केवल सिद्धांत के रूप में नहीं रही हैं, व्यवहार के रूप में रही। ये इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जैसे तुलसीदास के बारे में कहा गया कि वो अपने पत्नी से बहुत आसक्त थे, और फिर अचानक उनको पत्नी ने ही कहा कि जितनी आसक्ति तुमको मुझसे है, अगर उतनी राम से हो गई तो तुम जीव मुक्त हो जाओगे। और वो बात उनकी समझ में आ गई। तो बात जो तीसरी भूमिका से चौथी भूमिका में जाने की है, दूसरी और तीसरी से, वो तुलसीदास ने की। और इस तरह के हमें अनेक उदाहरण भारतीय इतिहास में मिलते हैं। कई उदाहरण हमको मिलते हैं कि ये हमारे जीवन का एक व्यावहारिक पक्ष रहा है, ये केवल थ्योरेटिकल नहीं रहा है। और किस तरह से सेक्सुअलिटी के साथ, श्रृंगार के साथ नैतिकता या मोरालिटी एसोसिएटेड है, किस तरह से कला और रस एसोसिएटेड है, और किस तरह से भक्ति एसोसिएटेड है, ये जब हम अच्छी तरह से समझेंगे तब हम ये समझेंगे कि भारतीय श्रृंगार क्या है। और श्रृंगार जो है वो, जिसको हम कह सकते हैं, इट इज अ वर्दी एम। वो ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमें गिल्ट हो, और वो ऐसी चीज भी नहीं है जो हमें गुमराह करती हो। और मैं समझता हूं आज के समय में इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और वो संकट ये है कि हम सेक्सुअलिटी को, हम काम वासना को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो हमारे लिए एक अभिशाप बन गई है। निरंतर हमारे समाज में वो अभिशाप के रूप में आती है। स्त्री पुरुष के संबंध इतने विषाक्त हो चुके हैं, इतने हिंसात्मक हो चुके हैं, वो इसीलिए हो चुके हैं कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी परंपरा से हम टूट गए हैं। अपनी परंपरा ने हमको क्या क्या रास्ता दिखाया है, क्या क्या कैसे करने का पूरा मार्ग बताया है, जब हम उसको गहराई से समझ लेंगे तो ये जो काम वासना आज के समाज में एक अभिशाप के रूप में हमारे सामने खड़ी है, जो एक अत्याचार के रूप में विशेषकर स्त्रियों के लिए अत्याचार का एक साधन बन गई है, तब हम इस समस्या से हटकर एक सुखी, सुंदर और ऐसा जीवन बिता सकेंगे जो हमें समाज से, मनुष्यता से और भी ऊपर उठाकर दिव्य की ओर ले जाए। तो धन्यवाद। ये मेरा आपके लिए इस विषय के ऊपर आज का व्याख्यान था। अब ऐसा है कि आप लोग अपना अपना हाथ उठाएं और प्रश्न पूछें, और फिर मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आप अपना हाथ उठा लीजिए जिससे मैं आपको देख सकूंगा, और फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, अपना माइक अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। तो ठीक है ना श्री राम जी? जी सर, बहुत ही सुंदर। हाँ, जो सब्जेक्ट है श्रृंगार, और जितने सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही सरल तरीके से
सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे तो इसमें बड़ा रस आता है, तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। अब विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी भी तरह का प्रश्न भरत जी से कर सकते हैं इसको लेके। हाँ, बेझिझक होकर पूछिए, झिझकिए नहीं। ऐसे ये मत सोचिए कि आप उल्टा सीधा पूछ रहे हैं या अनुचित पूछ रहे हैं। जो भी आपके मन में है आप उसको पूरी स्पष्टता के साथ पूछिएगा। हाँ जी। कोई पूछना चाहता है प्रश्न? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सवाल नहीं पूछ रहे? अनिरुद्ध निराली, ऐसे कोऑर्डिनेटर, आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं। भाई देखो, आज की तारीख में ये एक सामाजिक, बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बना हुआ है सेक्स, और इसके ऊपर इतनी चर्चा होती है और लोगों को रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना। तो सर एक भरत जी, एक प्रश्न मेरे पास चैट बॉक्स में आया है। हाँ जी, हाँ। पहले मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। बिल्कुल। इज डेटिंग कल्चर इज राइट? हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरह के प्रश्न पूछिए आप। हाँ। जो भी इसी तरह, इज डेटिंग कल्चर राइट? अब देखिए, मैं एक बात आपको डेटिंग कल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। हम बहुत सी चीजों को सोचते हैं कि ये पश्चिम से आई हैं, ये नई हैं, आधुनिक हैं और बुरी हैं, और सच्चाई है कि ये नहीं है। हाँ, ये किसी ने कुछ प्रश्न पूछा क्या? जी नहीं नहीं। अच्छा, तो ये वास्तव में नई नहीं है। भारतवर्ष के अंदर बहुत प्राचीन काल से लोगों का, स्त्री पुरुषों का मिलना तरह तरह से चलता रहा है। अब आपने कहानियां सुनी होंगी कि एक अभिसारिका नायिका होती थी जो चुपके से अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। तो वो क्या डेटिंग नहीं थी क्या भाई? उस समाज के हिसाब से आप लेट नाइट, रात को या दिन में छुप कर जाएं प्रेमी से मिलने और थोड़ा समय बिताकर या ज्यादा समय बिताकर लौट आए, तो वो डेटिंग नहीं थी तो और क्या था? तो वो डेटिंग तो पहले भी हो रही थी। इसलिए आज अगर डेटिंग होती है तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कुछ बुराई है। हाँ, सवाल तो ये है कि आप किस मंशा से डेटिंग कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप जिसके से मिलने जा रहे हैं उसके प्रति आप सद्भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आपकी इंटेंशन कुछ और है। आपकी इंटेंशन किसी तरह से उस व्यक्ति को, उस स्त्री को या उस पुरुष को यूज करने की है, उसका दुरुपयोग करने की है, कहीं से कुछ और लेने की इच्छा है, तब वो गलत डेटिंग। वरना तो डेटिंग बहुत सही है। और अब भारत का समाज इतना बदल चुका है कि जिसको हम माता पिता के द्वारा अरेंज्ड मैरिज कहते थे, उससे समाज बहुत आगे बढ़ गया है। और केवल मिडिल क्लास में या उच्च वर्ग में ऐसा नहीं होता है, अब तो ये सामान्य वर्ग में, मजदूरों की जिंदगी में हो रहा है, और आज से नहीं 25-30 वर्षों से हो रहा है। ये सब चीजें बड़ी स्वाभाविक हैं। तो मैं समझता हूं कि डेटिंग कल्चर इज ऑल राइट, लेकिन इसके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए और इसके अंदर एक खुलापन होना चाहिए। हाँ जी, अगला प्रश्न लीजिए। अनिरुद्ध, तुम अपना प्रश्न पूछ सकते हो जो तुमने चैट बॉक्स में लिखा है।
In foreign mostly लोग stay in the living relationship, so it's a good, and in it started in India too, so it's good or bad? जरा इसको रिपीट करें, आपकी आवाज क्रैक हो गई जी, थी। मैं रिपीट करता हूं कि उनका हाँ प्रश्न ये है कि लिव इन रिलेशनशिप हाँ, जो कि अब मॉडर्न कल्चर बनता जा रहा है, वेस्ट से हम सीख रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, और ये आज के समाज में जहां हो रहा है पिछले समझिए 50 वर्षों से, ये समस्या को जन्म अधिक दे रहा है। ये समस्या को कोई उसका निदान या जो जो मुश्किल है उसको नहीं दे रहा। आप ये अपने आप से पूछिए कि लिविंग रिलेशनशिप हुआ क्यों? ये यूरोप में और अमेरिका में ये चीज शुरू क्यों हुई? इसलिए कि लोगों ने सोचा कि भाई ट्राई आउट कर लें, कुछ दिन साथ रहकर देख लें कि हम कंपैटिबल हैं, हमारा एक दूसरे से मिलना हो सकता है या नहीं हो सकता, हमको ये देखना है ना। तो उसके नतीजे हमने देखे कि उसका नतीजा ये हुआ कि अधिकांश रूप से लोग फिर उस लिविंग रिलेशनशिप को विवाह में परिवर्तित नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि आप पहले से सोच विचार करे बिना आपको जो आज़ादी मिल गई है, आप उस आज़ादी में प्रवेश कर जाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक प्रकार से अनफेटर्ड मैरिज कर लेते हैं। आप एक ऐसी शादी में या एक संबंध में आ जाते हैं जहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो मैं समझता हूं कि लिविंग इन रिलेशनशिप का जो सिद्धांत है कि मैं बिना किसी जिम्मेदारी के संबंध बना रहा हूं, ये गलत है। आपको अगर किसी के साथ रहना है तो जब तक आप सामाजिक धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है, ये डिसीजन लिए बिना आप करेंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा। और अमेरिकन और यूरोपियन सोसाइटी में आज तक उसके बड़े अच्छे परिणाम नहीं हुए हैं। उसने वास्तव में शादी के इंस्टीट्यूट को, यानी मैरिज को, या जिसको हम ये कहें विवाह की पूरी पद्धति को समाज से बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। तो मेरा तो यही एनालिसिस है। मैं समझता हूँ अधिकांश रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। इसके बारे में आपको कुछ और प्रश्न पूछना हो, डिस्कशन करना हो तो आप पूछिए, सर पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था सर, हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में और हिंदुइज्म में ऐसा मतलब बोलते हैं कि ओल्डर जनरेशन जो होती है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि इंटरकास्ट मैरिज हो या लव मैरिजेस हो, ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करते। तो सर ये सही है कि गलत है? देखिए, अब आप जो हिंदू कल्चर की बात कर रहे हैं वो वास्तव में हिंदू कल्चर नहीं है। वो तो कुछ पिछले 40-50 या 100 साल की एक व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को आप देखें, पिछले 1000 साल में या 2000 साल या 3000 साल में रही, तो फिर वो अलग थी। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ जिसको हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था की। हमने वर्ण व्यवस्था पहले बनाई थी, भारत में चल रही थी, और वर्ण व्यवस्था का रूप आधुनिक काल में बहुत बदल गया है। हम अक्सर लड़ाई करते हैं इस बात पर कि वर्ण व्यवस्था अच्छी थी या बुरी थी। अधिकांश लोग जो अपने आप को आधुनिक कहना चाहते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बहुत बुरी थी, इसमें फ्रीडम नहीं था। दूसरे कहेंगे कि नहीं, इसके देखिए ये इस तरह से बहुत बड़े फायदे थे, और उसके भीतर जो विवाह होता था वो बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज प्रश्न दूसरा है। आज वो पूरी वर्ण व्यवस्था बदल चुकी है। अब सीधा सा उदाहरण देता हूं। एक बनिया लड़की
और एक ब्राह्मण लड़का, दोनों एक ही कॉलेज में जाते हैं मेडिकल में, और 5 साल तक वो MBBS करते हैं, और जब वो MBBS करके निकलते हैं तो उन दोनों का क्या वर्ण हुआ? क्या उनके बाप का जो वर्ण था ब्राह्मण और बनिया, वो उनका वर्ण हुआ, या उनका वर्ण हुआ डॉक्टर? तो आप डॉक्टर आप तो डॉक्टर हो गए। तो अगर अब वो विवाह करते हैं और कहते हैं कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, तो ये तो सवर्ण विवाह हो गया ना। माँ बाप जो पुराने हिसाब से सोच रहे हैं जन्म के समय के, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, तू तो बनिया लड़की है, मैं तो बनिया हूं, मेरी बेटी है तू। और ब्राह्मण कहेगा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो दोनों नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था का जो आधार था, वो उनको क्या काम करना है, क्या प्रोफेशन करना है, किस आजीविका में जाना है, वो था। वर्ण व्यवस्था ये कहती थी कि एक से ही आजीविका के लोग आपस में शादियां करें, क्योंकि उसके बहुत लाभ होते हैं। 12-13 साल की उम्र तक लड़की अगर एक परिवार में पली है, तो उस परिवार की सारी चीजों को वो जानती है, तो दूसरे परिवार में वैसे ही जाएगी, तो आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। तो वो चीज तो आपने 5 साल MBBS की पढ़ाई करके कर ली, अब आपका एक वर्ण हो गया। तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से आपको विवाह करना चाहिए। लोग इस बात को नहीं समझते, और बहुत सारी नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, बहुत सारी नई जातियां बन रही हैं। अब जो राजनेता हैं, पहले जो राजा होते थे उनके बच्चे राज करते थे, आज जो लोकतांत्रिक रीति से सांसद बन गए हैं, वो अपने बच्चों को सांसद बनाते हैं, और आपस में आप लड़ रहे हैं कि हमको तो वर्ण व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, जबकि आप वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही अपनी औलाद को सांसद बना रहे हैं। अगर हम इस चीजों को ध्यान से समझें और प्रयोग में लाएं, तो आप आधुनिक काल और प्राचीन काल के बीच में बड़ा अच्छा एक समायोग, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। सर आपने जो बोला सर, एक ये आज प्रेजेंट में ये एक सोशल मतलब दिक्कत भी है कि मतलब अपन नहीं समझा सकते ओल्डर जनरेशन को, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, उसका सॉल्यूशन तो प्रयास करना है। अब कहीं प्रयास होता है सफल, कहीं होता है असफल, और समाज में दोनों तीनों किस्म की चीजें होती हैं, संघर्ष भी होता है। लेकिन जो धारा है जो अब चल रही है, उस धारा के अंदर तो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आगे चलकर और होंगे। आपको समझना ये है कि विवाह क्या है, विवाह का प्रयोजन क्या है। भारतवर्ष में एक धारणा थी कि हमें एक शरीर मिला है, हमें एक विद्या मिली है, हमें एक समाज मिला है, हमें खाना पीना मिला है, तो हमने ये सब कुछ लिया है, अब हमें वापस देना है। जब तक हम वापस नहीं देंगे हमारा समाज नहीं चलेगा। तो हमारे ऊपर ऋण है, हमारे ऊपर देव ऋण है, यानी देवताओं ने हमें बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है, तो पूजा करके उसका ध्यान करके हमें वो ऋण उतारना है। हमारे माँ बाप ने हमें बनाया है, पाला पोसा है, तो माँ बाप का ध्यान रखकर उनकी सेवा करके उसके अतिरिक्त संतान को उत्पन्न करके उसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाकर अपने माँ बाप का ऋण उतारना है। पितृ ऋण केवल उनकी सेवा नहीं है, पितृ ऋण है अच्छी संतान को पढ़ा लिखा कर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाकर, धार्मिक सिटीजन बनाकर, राइट और रॉन्ग की समझ वाला, तो ये दूसरा ऋण है। और तीसरा ऋण गुरु का है, आपने कहीं कुछ सीखा है तो आप सिखाइए, आप शिष्य बनाइए, विद्या का प्रचार कीजिए। फिर चौथा ऋण है जिसको भूत ऋण कहा जाता था। भूत से मतलब भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, भूत का अर्थ है ये पूरी इस सृष्टि जो भौतिक जगत है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि
हम इतनी मछलियां ना निकालें समुद्र से कि मछलियां ही समाप्त हो जाए, उनकी प्रजाति ही नष्ट हो जाए। और हम पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, हम जितने और जीव हैं उनके प्रति भी जिम्मेदार हों। और पांचवा है कि जो और मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के प्रति हम जिम्मेदार हों। तो वो मानव ऋण पांचवा ऋण है। तो ये ऋण आप किस लिए करते हैं? जो आपने लिया है उनको वापस देने के लिए करते हैं। तो समाज की व्यवस्था में ये होगा। और सेक्सुअलिटी और श्रृंगार और प्रेम जो हैं वो सब इसके भीतर इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए होंगे, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सर तो जैसे आप कह रहे हैं शुभम, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कम से कम 4-5 प्रश्न और आ चुके हैं। हाँ, तो अगर समय रहा तो शुभम हम वापस से तुम्हारा प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो निराली, सबसे पहले तुम अपना प्रश्न पूछ सकती हो। Hello. हाँ जी, बोलिए। Yes, sir. Bharat sir, I have a question. I don't know. Okay, so the simple question is, हाँ today, as we are talking about intimacy, हाँ it is basic need of a human being, right? But then also, why are parents uncomfortable sharing and explaining the same to their kid? I am not talking about sex education, but just like what is right and what is wrong about the same. And why are even, why do we have this barrier in our family that we don't talk about the same? मैं आपके प्रश्न को रिफ्रेज कर देता हूं और आपके प्रश्न को इस तरह से रखता हूं, why are our parents uncomfortable in talking about sexuality, sex and sex education? Yes, sir. सीधा साधा। अब ये इसलिए है कि हमने अपने देश में जो आइडियल रहा है सेक्स एजुकेशन का, उसके बारे में सोचना, समझना, जानना छोड़ दिया। आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वात्स्यायन का कामशास्त्र, तो आप कामशास्त्र पढ़िए। आप मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरी चैनल पे कामशास्त्र के ऊपर बहुत सारे, आप उनको सुनिए तो आपको पता लगेगा कि कामशास्त्र बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि सेक्स एजुकेशन या सेक्स के बारे में जानना कि स्त्री पुरुष को संबंध कैसे बनाने हैं, एक दूसरे को कैसे प्रसन्न करना है, एक दूसरे के साथ कैसे समय गुजारना है, इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, न सिर्फ आदमियों को बल्कि लड़कियों को भी। और कामशास्त्र ये भी कहता है कि कहाँ से वो औरतें लेंगी, किससे लेंगी, अपनी मौसी से लेंगी, बड़ी बहन से लेंगी। वो बहुत सारे उस समाज में उस समय जो तरीके थे, अब उस समाज में उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कोई बुढ़ी भिक्षुणी भी आपके घर में आके 6 महीने रही है जो विवाहिता थी, तो वो आपको सेक्स एजुकेशन दे सकती थी कि किस तरह से संभोग करना है, किस तरह से प्रसन्नता के साथ पति के साथ रहना, ये सब वो भिक्षुणी भी बता देगी। कामशास्त्री आपको बताता है, कहता है ऐसे ऐसे करो। तो भारतवर्ष में तो एक पूरी परंपरा है कि काम के बारे में, काम शास्त्र के बारे में, सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बच्चों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि आज के पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ पिछले 700-800 साल से विश्वविद्यालय खत्म हो गए, हायर एजुकेशन खत्म हो गई, जो हमने अपने शास्त्र हैं, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना हमने बंद कर दिया। तो हम ये नहीं जानते। अब समय बदल रहा है, अब लोग बात कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन दो। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन के जो तरीके बताए जा रहे हैं वो बहुत ही बेवकूफ़ी के तरीके हैं, क्योंकि जो स्कूल में कोई टीचर आपको सिखाएगा वो तो आज आप अपने आप ही इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, उसके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको एक इंडिविजुअल कंसल्टेशन की जरूरत, ह्यूमन टू ह्यूमन। आपको कोई थोड़ा सा बड़ा
जो आपसे 8, 10, 15 साल बड़ा हो या 5, 10 साल बड़ा हो, जिसको जीवन का अनुभव हो, वो आपको बताएगा। तो ये व्यवस्था भारत में पहले थी, और उस व्यवस्था को आज आप बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही हितकर, लाभकारी, यूजफुल हो। मैं सोचता हूं अगला सवाल ले सकते हैं। सर थैंक यू सर। हाँ जी, एक सेकंड, हाँ। मैं आपको प्रश्न, जो मेरे पास 2-3 प्रश्न है, पहले मैं वो पुट कर देता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब लाइक तो मैसेज पहला के हिसाब प्रश्न से मेरे तो मैं पास, मैसेज करूँ ऐसा? हाँ हाँ, तो मैसेज करो। मैं, पहला प्रश्न है जो मेरे पास आया था जी कि डिफरेंशिएशन बिटवीन इन्फैचुएशन एंड अट्रैक्शन। हाँ, देखिए, अब इन्फैचुएशन का मतलब तो ये है कि बस आप बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए, उधर आपका मन लग गया। बहुत अच्छी बात है, ऐसा जीवन में अनुभव सबको होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमेशा होता है, लड़की को भी और लड़के को भी, और उसको अपने जीवन का एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर समय मानकर उसको सहेजना, उसकी स्मृति को भी सहेज कर रखना चाहिए। दिस इज व्हेन आई फेल इन लव, दिस इज व्हेन आई गॉट इन्फैचुएटेड। वो बात दूसरी है कि कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि मैं गधी से प्यार करता था, लेकिन मैं इन्फैचुएटेड था, मैं बिल्कुल होशो हवास खो चुका था। तो ये एक स्वाभाविक चीज है। अब मैंने आपको बताया कि ये केवल हार्मोनल चेंज से नहीं होता। मनुष्य के अंदर जब काम का, सेक्स का प्रागट्य होता है, तो वो हर लेवल पर उठता है, वो मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल तक पे उठता है। तो वो इन्फैचुएशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर ये देखना है कि अब इस इन्फैचुएशन से जो संबंध बनने की संभावना है, वो संबंध कितना लंबा, कितना कारगर, और कितना मेरे लिए यूजफुल या मेरे लिए स्थायी रहेगा, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल उसको बना सकता हूं। तो अगर उस इन्फैचुएशन के आगे नजर आता है आपको कुछ, तो वो इन्फैचुएशन बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं, तो फिर समझना चाहिए कि ये तो एक ऐसी चीज है जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। यानी मैंने आपसे बात की कि शारीरिक इच्छा के अतिरिक्त सामाजिक जिम्मेदारी, विवाह इत्यादि, विवाह इत्यादि के अतिरिक्त फिर विवाह में भी आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि वो सौंदर्य परक हो। आपका घर है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो हर चीज जो है वो एक अच्छी, सुंदर, बढ़िया, हेल्दी होनी चाहिए, और उससे ऊपर भी सोचने की बात है। तो ये इन्फैचुएशन तो बराबर रहता है जीवन में, हर नई चीज, हर इंस्पायरिंग चीज के प्रति हम इन्फैचुएटेड होते हैं, लेकिन उस इन्फैचुएशन का दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, ये हमें देखना है। जी हाँ जी। तो और प्रश्न, एक सेकंड में देता हूँ चैट बॉक्स में से। दूसरा प्रश्न जो मेरे पास था कि ये क्वेश्चन है कि इंडिया में इतने रेप क्यों होते हैं। हाँ तो जो आपने जो लेक्चर आज समझाया, तो उसी को बैकग्राउंड रखते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है हाँ कि क्या ये हमारी समझ में कमी आ गई है, जो आज आपने बहुत एलेबोरेटली समझाया, उसका इम्पैक्ट रेप कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, हमारी समझ में ही कमी नहीं आ गई, हमने जो नया वातावरण पिछले, मैं समझता हूँ 25 साल में बनाया है, शहरों में और गांवों में, हमने जो सारे भारत में नया वातावरण बनाया है, उसके कारण रेप कल्चर उसका एक नेचुरल परिणाम है। मैं आपको बात को रिपीट करके कहूं, आपका ये प्रश्न है कि रेप कल्चर क्यों हो गया।
तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि 25 वर्षों में जो भारत में वातावरण, सामाजिक वातावरण बना है, जो सोशल एटमॉस्फेयर बना है, उसके अंदर रेप कल्चर के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और जब तक हम उसको बदलेंगे नहीं, तब तक ये रेप कल्चर रहेगा और इसमें महिलाओं के लिए अत्यंत असुरक्षित समाज रहेगा और पुरुष जो हैं वो एक से एक जघन्य काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब आप मेरे से पूछेंगे कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसका स्पष्ट कारण है। एक तो आपने ये नहीं सिखाया कि काम की जो इच्छा है उसका एक सामाजिक पक्ष होता है, एक सौंदर्य पक्ष होता है और एक दिव्य पक्ष होता है। एक तो ये टोटल शिक्षा की कमी है, स्कूल में इस पे चर्चा नहीं होती। लड़के को ये नहीं बताया जाता कि स्त्री लड़की है कौन, आपका संबंध उससे क्यों होगा, कैसा होगा। हमने जो समाज बनाया है उसमें स्त्री और स्त्री का शरीर हमारे लिए एक उपभोग की वस्तु है और निरंतर हम उसको उस तरह से दिखाते हैं। हमें कार बेचनी है तो बॉनेट पर हम अर्धनंगी स्त्री बिठा देंगे, बार बार दिखाएंगे, तरह तरह की हीरोइन दिखाएंगे, देसी विदेशी इस तरह से दिखाएंगे। और कार तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, आजकल तो पेंसिल भी बेचनी है तो आप दिखाएंगे कि वो पेंसिल भी एक निहायत सेक्सी मॉडल ने अपने दांतों के बीच में पकड़ी हुई है या वो शरीर के किसी दूसरे अंग की ओर ले जा रही है जिसका कुछ एक सेक्सुअल मीनिंग है। तो जब हमने अपनी काम वासना को इतना घटिया बना दिया है कि वो निरंतर उभारते रहने की एक प्रवृत्ति है हमारे लिए, तो फिर क्या होगा? हम सोच विचार से अलग हो जाएंगे। आज बड़ा स्पष्ट कारण है, लोग घंटों घंटों पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख सकते हैं, बहुत कम उम्र से देख सकते हैं। 8वीं 10वीं क्लास से बच्चे देख सकते हैं, सबके पास फोन है, उसके ऊपर वो अवेलेबल है। तो जब आप निरंतर अपने आप को उत्तेजित करेंगे और सेक्स को केवल शारीरिक वस्तु ही समझेंगे तो फिर क्या होगा? और कुछ होगा इसके अतिरिक्त? तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत बड़े एक नियंत्रण की आवश्यकता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि औरतों को बुर्के में डाल दो और स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की को बात ना करने दो, को एजुकेशन खत्म कर दो। मैं इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि आप पूरी समझ बदलिए। ये बदलिए कि शारीरिक इच्छा ही केवल एक अंत नहीं है, उसके ऊपर जो उसकी अलग अलग 3 भूमिकाएं मैंने बताई उसके बारे में बताइए, पढ़ाइए। और वो कैसे पढ़ाएंगे आप? एक उपदेश से तो नहीं पढ़ाएंगे जैसे मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया, उसके बारे में आप पढ़ाएंगे काव्य के बारे में, आप कविता के बारे में, कविता के थ्रू पढ़ाएंगे। अगर प्रेम दिखाना है तो आप अच्छा प्रेम दिखाएंगे, शीरी और फरहाद के प्रेम की बात करेंगे, राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करेंगे। राधा और कृष्ण का प्रेम वो दिव्य भूमिका का प्रेम है। शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम जो है वो शारीरिक और दूसरी अवस्था जो मैंने बताई सामाजिक, उसका है। तो जब आप इस तरह से उदाहरण के साथ, काव्य के साथ, कविता के साथ, नाटक के साथ, साहित्य के साथ समझाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। वो समाज में खत्म हो चुका है। समाज के अंदर एक बहुत घटियापन आ गया है और एक इतना पोर्नोग्राफिक कल्चर हमारे यहाँ है, उसका नतीजा जो हो रहा है वही हो सकता है। और बहुत ही दुख की बात है कि जो फिल्में हैं हमारी, वो फिल्में इस तरह से हर चीज को परोस रही हैं,
पूरा का पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जने कहाँ कहाँ के वुड जो हैं, वो वुड, उन वुड्स ने आदमी को जंगली बना दिया है. All woods have turned into jungles and all inhabitants have been made into junglis. तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े नियंत्रण की आवश्यकता है. हाँ जी, अगला प्रश्न ले. प्रश्न है और सर, व्हाट अबाउट मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, इज दिस राइट और रॉन्ग? अच्छा, आपका ये सवाल है. ये बड़ा ट्रिकी सवाल है और इस सवाल के बारे में फिर थोड़ा सा एक लंबा जवाब देना होगा मुझे, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा इतिहास भी आ जाता है, इसमें कुछ अलग अलग संस्कृतियां भी आ जाती हैं, इसमें कुछ आधुनिकता भी आ जाती है, इसमें दूसरे देशों में क्या हो रहा है ये भी आ जाता है. तो अगर आप कहें तो इसको अलग एक लेक्चर में हम कभी आगे पूरा नहीं, मैं इसका 5-7 मिनट में आपको एक जवाब देना चाहूंगा. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अलग लेक्चर की बात नहीं. आज जब चर्चा हो रही है और आप लोगों का मन इस चर्चा में लगा है और एक अच्छी, क्या कहते हैं, अच्छी सभा बैठी हुई है और हमारे यंग साथी जो हैं इसके बारे में सोचने लगे हैं. हाँ, तो अब ये प्रश्न लेते हैं आपका कि जीवन में कई सहवास करने के लिए लोगों को रखना अच्छा है या बुरा है. कैन वी हैव, शुड वी हैव मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स? अब देखिए, इसके प्रश्न के उत्तर में अधिकांश लोग तो सीधी सादी बात कह देंगे, नो. लेकिन मैं एक दूसरी बात आपके सामने रख रहा हूं. मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कहीं और से आएगा. मैं ये कहूंगा कि आज की जो दुनिया है और आज का जो समाज है, केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में, वो इस बात को मान चुका है कि संबंध जो हैं वो शादी में हो और एक आदमी की एक बीवी हो या एक बीवी का एक पति हो, यानी मोनोगमी जिसको हम कहते हैं, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत. ये आज की हमारी मोरालिटी है. प्राचीन काल में दुनिया में ऐसा कहीं नहीं था. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. केवल भारत ही नहीं या चीन ही नहीं या ग्रीस ही नहीं या यूरोप के कुछ जातियां जो रहती थी उस समय में, या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में गिरिजन और वनजन और सब जितने भी लोग थे, उन सबके यहाँ ये माना गया था कि एक व्यक्ति, पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं और वो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई थी. अभी आपको मैंने लेक्चर में ये भी बताया कि भारत के अंदर और भारत के अतिरिक्त और जगहों में ये भी व्यवस्था थी कि विवाह या वैवाहिक पत्नी से अतिरिक्त सामाजिक स्थिति कोर्टिजन की जो थी उसको भी विजिट करने के लिए आदमी जा सकता था. तो वेश्यागमन जो था वो भी जायज था. तो ये तो थी पुरानी व्यवस्था. लेकिन आज की स्थिति में भारतवर्ष में ही नहीं, हर जगह ये मान लिया गया है कि हम मोनोगमी के समाज को लेकर जिएंगे और एक सिंगल पार्टनर को रखेंगे. अब आप देखिए, ये सही है या गलत, ये एक स्वयं में विश्लेषण का, अध्ययन का विषय है.
अब आप पश्चिम की ओर जाएं, अगर आप यूरोप और अमेरिकन सोसाइटी तो देखें, तो वहां ये आइडियल तो है कि मोनोगमी शुड बी ऑब्जर्व्ड, लेकिन वहां होता क्या है कि वहां शादी इतनी जल्दी टूटती है कि एक आदमी के जीवन में 4 या 5 शादियां हो जाती हैं, या 2 या 3 तो होती ही होती हैं, और फिर शादियों के अंतराल के बीच में वो एक संबंध किसी से और बनाता है। तो आधुनिक समाज, जिसने क्रिश्चियन समाज ने ये सारी दुनिया पर ये सिस्टम लादा कि एक पत्नी व्रत हो, आज वही समाज यूरोप और अमेरिका में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। तो ये है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति ये हो गई है कि यू हैव वन वाइफ बट वन एट ए टाइम। In one lifetime, you have many wives. In one lifetime, you have many husbands, but one at a time. आज का मॉरल सिस्टम इसकी ओर है। तो ये समाज में आज चल रहा है। भारतवर्ष के अंदर शायद हमने जो चुना है वो ये है कि यद्यपि भारतीय समाज के अंदर एक व्यक्ति की, पुरुष की 2 या 3 पत्नियां हो सकती थी, यद्यपि अधिकांश की नहीं होती थी, हो सकती थी अधिक। आज हमने ये मान लिया कि एक पत्नी व्रत ज्यादा अच्छा है। तो 19वीं शताब्दी से राम को आदर्श बनाकर एक पत्नी व्रत के साथ हिंदू समाज और भारतीय समाज चल रहा है। विशेषकर हिंदू समाज चल रहा है, क्योंकि भारत में मुसलमानों के लिए तो 4 पत्नियां आज भी वैध हैं। तो हिंदू समाज में आज ये प्रयास है कि एक पत्नी व्रत रखा जाए, यही अच्छा है, और इसके बाहर संबंधों को भी न रखा जाए, और वो संबंध जो होंगे वो वैध संबंध नहीं माने जाएंगे। तो आज ये है। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या ये सही है या गलत है, तो इसके बारे में मेरा सीधा साधा उत्तर है कि सेक्सुअल रिलेशंस, मैरिटल रिलेशंस, सिस्टम्स ऑफ मैरिज, ये दुनिया में बहुत सारे होते आए हैं कालांतर में। इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, ये समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलते रहते हैं, और इसकी धारा चलती रहती है, और उस धारा के हिसाब से ही समाज चलता है। तो कौन सा सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद आप कहेंगे कि मैंने उत्तर नहीं दिया लेकिन मैंने आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता दिया। तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल हुए हैं, उन्होंने भी लगभग ये कहा है कि देयर हैव बीन मेनी सिस्टम्स ऑफ मैरिज इन दिस वर्ल्ड बट नन हैज बीन बेटर देन द अदर, ऑल आर इक्वली बैड। एक प्रश्न है LGBT इशू पे, सेम जेंडर मैरिज पे, मतलब 2 प्रश्न हैं, पर कुल मिला के वो बात एक ही है कि होमोसेक्सुअलिटी सिन है क्या, सिंफुल है क्या। और उसी से रिलेटेड प्रश्न ये भी है कि सेम जेंडर मैरिज ओके है या नहीं, क्योंकि ये प्रश्न मैरिज, ये हाँ सेम जेंडर, तो मैं प्रश्न क्योंकि पर्सनल है तो मैं पढ़ देता हूँ इसे। सेम जेंडर मैरिज इज ओके और नॉट, लाइक बिटवीन गर्ल एंड गर्ल? आई वांट टू नो बिकॉज आई हैव फ्रेंड and her parents don't know about her being lesbian. How she can share this with her parents? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, she must share it with her parents, क्योंकि किसी का
होमो इरोटिक होना, या जिसको आज हिंदी में हम समलैंगिक कहते हैं, ये होना, ये स्वाभाविक है। ये अनैतिक या बुरा जो लोग कहते हैं वो एक बहुत भूल करते हैं। जिस तरह से सामान्य लोग या तो अपने आप को स्त्री समझते हैं या अपने आप को पुरुष समझते हैं, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को समलैंगिक समझते हैं। और भारतवर्ष की परंपरा में इसको हमेशा से माना गया है, और भारतवर्ष में इसको तृतीया प्रकृति कहा गया है। यानी प्रकृति में पुरुष होता है, स्त्री होती है, और तृतीया प्रकृति यानी थर्ड जेंडर होता है। तो थर्ड जेंडर में कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को, जो स्त्री होते हुए अपने आप को पुरुष समझते हैं और स्त्री होते हुए स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसको आज आप LGBT वगैरह इतने सारे नाम हमने इजाद किए हैं, उनसे जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये स्वाभाविक है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ये अस्वाभाविक है, इसका इलाज हो जाएगा अध्यात्म के द्वारा, योग के द्वारा, आसनों के द्वारा, तो वो गलत है। अब दूसरी बात ये कि क्या इनके आपस में संबंध होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। जब वो उनकी इच्छा है, वो उनका समाज है, उनका स्वभाव है, तो होना चाहिए। अब तीसरी बात कि अगर होना चाहिए तो समाज ऐसे लोगों को क्या स्थान देगा? क्या उनको वैधानिक नागरिक मानेगा या उनको गलत काम करने वाला अपराधी मानेगा? तो मेरा स्पष्ट कहना है कि भारत की परंपरा है कि उनको वैधानिक नागरिक मानेंगे। आप जो वो हैं उनको वैसा का वैसा ही मानेंगे। अब चौथा प्रश्न है कि क्या वो आपस में शादी कर सकते हैं? अब यहां सवाल उठता है कि आप शादी किसे कहते हैं? केवल साथ रहना, सहवास, लिविंग टुगेदर शादी नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी के साथ रहता हूं तो ये मैरिज हो गई। मैरिज इसलिए कि आप साथ रहते हैं, संभोग करते हैं, आनंद लेते हैं सेक्स का, लेकिन अगर आप बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा नहीं कर सकते और आप उनको एबल सिटीजन्स, आप उनको अच्छा नागरिक नहीं बना सकते, आप उनको सुयोग्य प्रजा नहीं बना सकते, तो आप विवाह का, दाम्पत्य का, जिसको हम दाम्पत्य कहते हैं, वो कर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जो ऐसा नहीं कर सकते उनको विवाह का अधिकार नहीं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो शादी के बहुत वर्ष बाद ये उनको पता लगता है कि किसी कारण से उनके बच्चे नहीं हो सकते। तो जो लोग समलैंगिक हैं उनको तो पता है कि प्रजनन होगा ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए विवाह या दाम्पत्य वैधानिक नहीं है, and there should be no homosexual marriage, but there can be homoerotic or homosexual living together, और उनका जो लिविंग टुगेदर स्टेटस है वो वैधानिक होना चाहिए। अब एक सवाल और उठता है कि क्या उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, जैसे उन लोगों को अधिकार होता है बच्चे गोद लेने का जो कि बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो यहां मैं कहूंगा कि अगर वो किसी एक समलैंगिक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और वो ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और उनको लेना ही, समलैंगिक बच्चों को, जो बच्चा तृतीया प्रकृति का हो उसको वो गोद लें, उसको वो पालें, बड़ा करें, वो सही है। लेकिन एक सामान्य बच्चे को अगर वो गोद लेकर बड़ा करेंगे तो फिर विकृति होगी। ये मेरा मत है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो वातावरण उन लोगों के लिए, उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए गलत होगा।
तो मेरा ये कहना है इस पर कि मैं बात को फिर दोबारा एक संपुट में रखता हूं कि जो लोग समलैंगिक हैं उनका समाज में आदर होना चाहिए, उनके पूरे अधिकार होने चाहिए और किसी भी तरह से हमें उन्हें किसी भी प्रकार की हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, उनको कुछ छुपाना नहीं चाहिए अपने स्वभाव के बारे में। तीसरी बात, उनके लिए आजीविका के प्रबंध होने चाहिए और सारी आजीविकाएं आज के ज़माने में उनके लिए खुली होनी चाहिए। चौथी बात, उनको सहवास का अधिकार होना चाहिए। उस सहवास को मैरिज न कहा जाए तो अच्छा है, वो वास्तव में मैरिज नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मैरिज और लिविंग टुगेदर में फर्क है। तो जो समलैंगिक हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि वो लिविंग टुगेदर कर सकते हैं और वो गोद लेने का भी उनको अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक समलैंगिक बच्चे को या बच्ची को। ये मेरा मत है और ये काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने बनाया है। और इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी आया है कि कुछ हिंदू समलैंगिकों ने ये कहा है कि हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, उसके तहत चाहते हैं कि समलैंगिकों को विवाह की इजाज़त दी जाए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो मेरा मत है कि वो सही नहीं है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सामाजिक ऊहापोह या विचार चल रहा है। हाँ जी, अगला प्रश्न हम ले सकते हैं। जी, एक प्रश्न और है। ये प्रश्न है प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड। हाँ जी, प्रश्न मैं एज इट इज पढ़ देता हूँ। हाँ सर, इज प्रोस्टिट्यूशन गुड और इट कैन हार्म एंड गिव ए बैड मैसेज टू अस? और इसी के एक्सटेंशन में पूछा है कि कैन लीगल प्रोस्टिट्यूशन रिड्यूस रेप केसेस इन अवर कंट्री? देखिए, आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आपका पहला प्रश्न कि क्या वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन अच्छा है या बुरा है, अब इसके उत्तर में मैं ये कहूँगा कि जितने भी समाज रहे हैं, जितनी भी संस्कृतियां रही हैं प्राचीन काल में, उन सब में ये जायज़ था। भारत के अंदर तो बिल्कुल जायज़ था ही। इस्लाम के आने तक ये जायज़ था। इस्लाम के आने के बाद भी ये एक प्रकार से चलता रहा, यद्यपि इसको वैधानिक रूप से इस्लाम में जगह नहीं दी गई है। तो भारतीय समाज में तो ये चलता रहा। जब अंग्रेज आए और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत इस देश पर नाफिज हो गई, तब इसको अपराध घोषित कर दिया गया। कहीं किया गया, कहीं नहीं किया गया, उसके बीच में बहुत सारे पेच हैं। तो ये तो है ऐतिहासिक स्थिति। अब सवाल ये है कि आज हम इसके बारे में क्या सोचें। तो मेरा मत ये है, मेरा स्पष्ट मत है कि वैधानिक रूप से इसको हमें मानना चाहिए। वैधानिक रूप से हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए कि समाज में इसका स्थान होना चाहिए। इसके ऊपर अन्य कई मत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मत तो यही है। हाँ जी, अगला। मुझे लगता है ये शायद हमारे पास आखिरी प्रश्न है। हाँ जी, और मैं विद्यार्थियों को अनाउंस कर देता हूं कि कोई और प्रश्न वो पूछना चाहते हैं। हाँ, अगर पूछना चाहें तो पूछ लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है, आप खुलकर पूछिए, प्रश्न पूछिए, सर ही रहेगा। जी, आगे बढ़े। सर मैं पूछ सकता हूँ प्रश्न?
हाँ बिल्कुल पूछिए जी। सर जैसे आपने सर कृष्ण और राधा की बात की, तो सर वो एक बड़ा डिवाइन प्रेम था, मतलब भले दोनों की शादी नहीं हुई पर दोनों मतलब प्रेम मतलब एक दूसरे के हृदय में रहते थे दोनों। पर हाँ सर आज के समाज में आज के लोग मतलब अगर मैं देखूं कई सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कृष्ण को मतलब गलत शब्द कहते हैं, अशब्द प्रयोग करते हैं उनके बारे में कुछ गलत शब्द बोलते हैं कि राधा के साथ उन्होंने शादी नहीं की, उनको छोड़ दिया। समझ गया। आपका सवाल बड़ा स्पष्ट है कि राधा कृष्ण को अनैतिक कहना क्या ये सही है? तो ये आज की ही बात नहीं है। आपका प्रश्न ये है कि क्या राधा और कृष्ण को उनके प्रेम को अनैतिक कहना सही है, ये प्रश्न है ना। अब मैं इसका उत्तर देता हूं। ये प्रश्न आज ही नहीं उठ रहा है, श्रीमद् भागवत में ही प्रश्न, जहां रास और महारास का विवरण है, जहां इस दिव्य प्रेम की पूरी चर्चा है, वही ये प्रश्न उठाया गया है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है वही ये प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कृष्ण आप तो संसार में धर्म की स्थापना करने वाले हैं, तो आप दूसरों की पत्नियों के साथ, गोप वधुओं के साथ किस तरह से नृत्य कर रहे हैं? नृत्य ही नहीं, आलिंगन, चुंबन सब ये कर रहे हैं भाई, ये तो अनैतिक है। और अगर आप ये अनैतिक काम करेंगे तो फिर इस दुनिया में नैतिकता कहाँ रहेगी, समाज कहाँ रहेगा? ये स्पष्ट रूप में प्रश्न पूछा गया है श्रीमद् भागवत में, और फिर उसका उत्तर दिया है। और उसके उत्तर में क्या कहा गया है कि ये कृष्ण कौन है? अब इस उत्तर को समझिए। ये कृष्ण तो पहले से ही हर जगह विराजमान हैं। ये कृष्ण गोपियों के पति रूप में भी हैं। ये कृष्ण सारी संस्कृति, सारे संसार को धारण करते हैं। ये कृष्ण वो हैं जो सब में पूरी तरह से हैं, केवल इन गोप वधुओं में ही नहीं हैं। तो ये तो सबके साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। और ये जितनी गोपिकाएं हैं और जितने भी लोग हैं, संसार के जितने जीव जंतु हैं, वो सब कृष्ण के भीतर हैं। तो ये उन्होंने कहा कि कृष्ण को आप समझिए कि कृष्ण कौन है। तो जब आपको ये उत्तर मिलता है कि ये जो प्रेम है, ये जीव का जो प्रेम है कृष्ण के साथ, ये वास्तव में प्रेम हर सांसारिक जीव जंतु प्राणी का, जो इस संसार को बनाने वाला है, उसके प्रति है। और उस बनाने वाले का प्रेम अपनी बनाई हुई अपनी उत्पत्ति के प्रति है, जो उसने बनाया है। तो हम इसको जब समझेंगे, यही है वो। और इसलिए इसमें नैतिक और अनैतिक का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वो तो निरंतर वैसे ही विराजमान है। मैं पति हूं अपनी पत्नी का, लेकिन मैं हर जगह तो विराजमान नहीं हूं। मैं पूरे संसार के भीतर तो नहीं हूं। मैं तो हर पशु पक्षी के हृदय में विराजमान नहीं हूं। तो अगर मैं ऐसा होता तो फिर तो मैं सारी गोपियों के हृदय में होता। तो वो जो सारी हृदय गोपियों के हृदय में है, वो नैतिक या अनैतिक कैसे हो सकता है? वो तो नैतिक और अनैतिक से बहुत ऊपर है। जो मैंने आपको 4 श्रेणियां बताई थी श्रृंगार की, शारीरिक श्रेणी, और फिर विवाह की सामाजिक श्रेणी, और फिर रस और काव्य की श्रेणी, और उसके बाद दिव्य श्रेणी। तो ये दिव्य श्रेणी का प्रेम है। तो जो भी लोग आपसे इस तरह का आक्षेप करें, आप उनको बताइए कि भैया आप बात को तो समझिए, आप उसको अच्छी तरह से जानिए कि कृष्ण है कौन।
वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति का दूसरी स्त्रियों से प्रेम करना अनैतिक है, लेकिन कृष्ण जो कि सर्वव्यापी है, उसका कैसे अनैतिक हो सकता है प्रेम करना? हाँ जी, आपको इसी बारे में कुछ और शंका है, कुछ और Yes. पूछना है? यस सर। हाँ बोलिए। सर मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, पर मतलब सर मेरी किसी से एक मतलब बहस हुई थी। हाँ तो उसने मतलब बोला था मतलब जैसे सर अगर हिस्ट्री की बात करें तो सर मुस्लिम इन्वेडर्स जैसे मतलब मुस्लिम इन्वेडर्स थे, तो वो मतलब किसी राजा को हराते थे तो फिर उनकी जो पत्नी वगैरह को अपने साथ लेकर जाते थे। तो ऐसे किसी ने मुझे बोला कि श्री कृष्ण ने जब नरकासुर को हराया तो नरकासुर की जो 16,000 पत्नी थी उनको अपने साथ लेकर गया था। तो फिर मुस्लिम इन्वेडर्स और कृष्ण में क्या फर्क है? ऐसा हाँ, किसी ने मुझे, और मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं था उस प्रश्न का। बिल्कुल। हाँ, तो मुस्लिम इन्वेडर जो है, मुस्लिम इन्वेडर ने क्या किया? मुस्लिम इन्वेडर ने, देखिए शोषण किया। ये दो बातें हैं। मुस्लिम इन्वेडर या हिंदू इन्वेडर या कोई भी इन्वेडर, वो क्या करता है? वो दूसरों को आतंकित करता है, उनका आहरण कर लेता है, उनकी संपत्ति ले लेता है? जो औरों का माल है वो अपने आप इकट्ठा कर लेता है। आतताई को, इन्वेडर को हम यही तो कहते हैं ना, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। बात समझ में आई ना आपकी? लेकिन कृष्ण तो इन्वेडर नहीं है। कृष्ण तो इस संसार का मूल है। कृष्ण तो इस संसार को बनाने वाला है। कृष्ण तो इस संसार में हर व्यक्ति को देने वाला है। कृष्ण ने तो ये सब कुछ दिया है। तो वो जो कर रहा है आप उसको देखिए। अब रही बात कि नरकासुर को हराकर वहां की जो स्त्रियां थीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको अपनी व्यक्तिगत पत्नी नहीं बनाया। वो ले जाकर उन्होंने उनको आश्रय दिया कि आप यहाँ रहिए, आप सड़क के ऊपर नहीं पड़ी रहेंगी, क्योंकि अब आपका जो शहर था, आपकी जो गवर्नमेंट थी, वो सब समाप्त हो गई है। तो मैं उनको ले जाकर दूसरी जगह में आपको संरक्षण दे रहा हूं, रख रहा हूं। तो वो पति रूप में नहीं थे वहां। आप समझ रहे हैं बात को? वो संरक्षण के रूप में वो औरतें वहां रहती थी, वो उनकी आश्रिताएं थी, वो उनको शारीरिक संबंध के लिए सुलभ नहीं थी। तो ये आप जो बातें सुनते हैं, जो इस तरह से हिंदू मुस्लिम बहस में होती है, तो उसके बारे में एक स्पष्टता अपने दिमाग में रखिए कि दुनिया में एक राजा दूसरी जगह हमला करके वहां से स्त्रियों को उठा ले और ले जाए, वो बहुत अलग चीज है। और अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो आप उन लोगों को बताएं, जैसा आपका मित्र था जिसने ये सब कहा कि मुसलमानों ने क्या गलत किया। तो उनको एक चीज बताइए आप कि मुसलमानों के भारत में आने तक भारत के अंदर जो युद्ध के नियम थे वो ये थे कि जो राजा पराजित करके पराजित राजधानी में प्रवेश करेगा, वो सबसे पहले सबको अभय दान देगा। वो किसी का कोई धन नहीं लेगा, वो केवल राजकोष को लूटेगा। वो केवल क्षत्रियों के राजकोष को लेकर अपने अधिकार में करेगा। वो केवल धन को लेगा, और वो भी क्षत्रियों के। वो वैश्यों को, वो ट्रेडर्स को, वो कारीगरों को, किसी को किसी प्रकार से नहीं छुएगा, उन सबको अभय दान देगा। ये मनुस्मृति में है, ये याज्ञवल्क्य में है, ये जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, कोड्स हैं, उन सब में रिपीटेडली कहा गया है, और ये प्रैक्टिस होता था। आपने क्या साहित्य पढ़ते समय कुछ ऐसी कहानियां पढ़ी हैं पुराणों में कि जब किसी राजा ने दूसरे राजा को हराया तो वहां से वो 10,000 बंदी लेके आया,
पुरुष भी, स्त्री भी, बालक भी, बच्चे भी। आपने ये कहानियां पढ़ी हैं? ऐसी कहीं महाभारत में कहानी आती है? नो ऐसी सर। रामायण में कहानी आती है? सर किसी इंडियन टेक्स्ट में क्या ऐसी कहानी हमें पढ़ने को मिलती है? नहीं मिलती। और इसके विपरीत मनुस्मृति में, सब में जो मॉरल कोड था वो ये था कि आप प्रजा को किसी भी तरह से नहीं लूटेंगे। आप केवल जो हारा हुआ राजा है उसका राजकोष ले लेंगे, उसका धन ले लेंगे, और अगर वो विद्रोही है तो उसका वध भी कर देंगे, राजा का या क्षत्रियों का जिनके पास तलवार है लड़ने के लिए। लेकिन जो लड़ने वाले नहीं हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको आप अभय दान देंगे। तो इस तरह का पहले तो आप भारतवर्ष का इतिहास स्वयं जानिए और फिर जो इस तरह के आक्षेप करते हैं उनको समझाइए। सर मैंने कहा था, फिर वो सब वो एक होता है ना, मतलब जो नहीं मानता है उसको भी क्या करें फिर, मतलब देखिए बात सुनिए, जो नहीं मानता है उससे बात करना बंद कर दीजिए। यस सर। वो आपके साथ सर डायलॉग फिर वो एक आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लेबलाइजेशन का, मतलब कि तुम एक कट्टरवादी हो वगैरह, एक लेबलाइजेशन लग जाता है, फिर क्या एक लेबल ही लग जाता है। लेबलाइजेशन? कट्टरवादी कौन है? कट्टरवादी वो है या आप हैं जो ये सर, कह मतलब रहा है, जो ये कह रहा है कि जिन इस्लामिक राजाओं ने लूटपाट और संहार करके ये अच्छा किया, कट्टरवादी वो है जो आज के ओसामा बिन लादेन को, जो बगदादी को सही मान रहा है, वो कट्टरवादी है या आप हैं? सर वही सर, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ, पर मतलब मैं कह रहा हूँ वो फिर एक कट्टर, मतलब एक लेबल लगा लेते हैं कि तुम फिर भक्त हो, तुम ये हो वगैरह, मतलब अब फिर मुझे लगता है कि इसके अंदर जैसे जब आपका ओपिनियन इन्फॉर्म्ड होगा, आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, जैसा अभी भरत जी ने बताया, तो आपके आर्ग्यूमेंट भी और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रांग होंगे। तो जैसे उस दिन आपको लगा कि मैं आगे कोई जवाब नहीं दे पाया, तो स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो कि सामने वाला जवाब नहीं दे पाए। सर और ऐसे मैंने लोगों से आप ये कहिए कि अच्छा महाभारत निकाल कर लाओ, जरा मिलकर पढ़ते हैं, जरा देखते हैं टेक्स्ट में क्या है। ऐसे लोगों से हमेशा ये कहना चाहिए कि अगर आप कुरान की बात कर रहे हैं तो लाइए, जरा कुरान को निकाल के लाइए, वहां क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। अरबी में नहीं पढ़ सकते तो हम हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको खुद पहले कुरान पढ़ना पड़ेगा। एंड सर जिहाद के नाम पे टेररिज्म भी वही फैलाते हैं ना। तो नहीं, अब मुझे लगता है कि एक मिनट ये विषय से थोड़ा सा विषय से हट जाएगा ये, दूर न जाए, क्योंकि क्या है, हम समझ सकते हैं बहुत सारे विषय कनेक्टेड हैं और बहुत सर, जिज्ञासा एक रहती है कि क्वेश्चन हम था। सब चीजें जान लें एक ही लेक्चर में, पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रश्न भरत जी और है हाँ जी। मेरे पास जो आया है वो है कि इज प्री मैरिज सेक्स इज राइट और रॉन्ग? देखिए, मैं समझता हूं कि प्री मैरिटल सेक्स कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो इर्रिस्पॉन्सिबल है। और सेक्सुअल रिलेशंस जब होना चाहिए जब हम एक दूसरे के प्रति एक लंबी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। समाज में व्यक्ति के प्रति होती है जिम्मेदारी। अगर हम ये कहें कि मैं और तुम आज जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ समय के लिए आनंद लेना है, तो ये दृष्टि जीवन की सही नहीं है और ये दृष्टि हमेशा नुकसान देती है। और ये केवल सेक्स या काम में ही नहीं है, ये खाने में, पीने में, कपड़ा पहनने में, नौकरी करने में, मित्र बनाने में, सब चीजों में यही दृष्टि होनी चाहिए कि क्षणिक संबंध नहीं बनाने, कुछ समय के लिए उल्लू सीधा करने के लिए काम नहीं करना है। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था सर, हमने जो भी डिस्कशन करा और जो भी क्वेश्चंस आए उसमें हाँ। सर एक ये फैक्टर था कि सही या गलत है,
तो हाँ। सर एट द एंड ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप किस हद तक कर रहे हो तो वो पाप है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो तो आप पुण्य, मतलब पाप और पुण्य ये चीजें दो आ जाती है अगर आप एक सर्टन रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो। तो सर वही, अगर हमने जो भी आज डिस्कशन करा, जो भी टॉपिक पे डिस्कशन करा, तो उसमें सर आप क्या गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक फिर वो गलत होने लगता है, किस स्टेज के आगे? नहीं, आप पाप और पुण्य की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपसे शुरू में क्या कहा? आप सही और गलत को, आज मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस पर आप स्वयं विचार करेंगे और आप इस पर वो कदम उठाएंगे। जीवन में चॉइस होती है ना, मैं ये करूं या ना करूं, तो ये विचार आप करेंगे और इस विचार करने के लिए आपको कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको कुछ जानकारी, आप कुछ सोच, आप दूसरों से आपने सुना होना चाहिए कि मानव जाति में क्या क्या लोगों के अनुभव रहे हैं, मुझको क्या करना है क्या नहीं करना, ये कहानी आपको दूसरे क्या करते आए हैं ये भी तो जाननी होगी ना। जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी से 5 पांडव विवाह करें ना करें, माता ने तो कह दिया, लेकिन फिर उन्होंने बहुत विचार किया, फिर उनको आकर कई लोगों ने बताया कि हाँ ये भी एक व्यवस्था रही है, ऐसा होता आया है, अगर आप ये करेंगे तो आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे करने वाले। तो ये सब सुनकर उन्होंने किया। मतलब कहने का ये है कि पास्ट में क्या हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, ये सब परीक्षण करके हमें अपना रास्ता चुनना होगा। ये केवल फलानी चीज पाप है, फलानी चीज धर्म है, फलाना इंसाफ है, फलाना जो है वो हराम है या हलाल है, इस पे मत जाइए। ओके सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि शायद सारे प्रश्न जो हमारे पास चैट बॉक्स में आए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। हाँ जी। और अब शायद किसी और का प्रश्न नहीं है। हाँ, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम आपस में एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और राम शर्मा जी आपको धन्यवाद देते हैं और इस सेशन को यही क्लोज करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि लोगों को बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा रहा और बहुत आनंद आया। इसलिए मुझे लगता है कि इतने प्रश्नों की श्रृंखला हमारी लगातार बनी रही। हाँ, मुझे लगता है कि अभी और भी प्रश्न होंगे मन में। हाँ, और शायद हमारे पास जब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे हमारे स्टूडेंट से, बिल्कुल, उसको शायद किसी दूसरे लेक्चर्स में हम फिर कवर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सरल तरीके से इस कॉम्प्लेक्स विषय को समझाने के लिए। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद कि जिन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए, बहुत मूलभूत प्रश्न किए जो उनके जीवन में इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। चलिए, आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और राम जी को विशेष तौर पर, श्री राम जी को, शर्मा जी को, और आप सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे और निरंतर विचार करते रहें इन सारे विषयों के ऊपर। जी, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।